Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you, and thank you for joining us here today at this session on how to be a professional singer. And before we start, I would quickly like to introduce Youtopedia Lighthouse, a platform designed to give a direction to the students on their suitable career options. And with a prime focus on youth upliftment, Youtopedia's mission is to become a main source of guidance for the youth today. And as they face a number of career options, changing job situations, and along with it, a number of psychological issues that they experience on an everyday basis. So, considering the present scenario, we aim to believe that these times will be leveraged by gaining knowledge and guidance at home by the experts. So, we have with us here today Mr. Anupam Amod, popularly known as Bobby in the music industry. He's a playback singer and a music composer, having worked with music director like Preetham. He performed on numerous stage shows throughout the world with Preetham, Mohit Chauhan, Ila Aron, and Alicia Chennai. And over to you, Anupam. Hi everybody, this is Anupam. I would like to thank you everyone for joining today, and I hope that everybody is safe क्योंकि आजकल जो है कोरोना के वजह से हम लोग सब घर पे बंद हैं। आप और आपका फैमिली सब लोग सेफ रहें, घर के अंदर ही रहें और जो कुछ करना है घर के अंदर ही करें। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना देना चाहूँगा। बेसिकली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और शुरू से ही गाने का बहुत शौक था, गाना गाता था स्टेज पे। दिल्ली में काफ़ी शोज़ वगैरह करा करता था, किशोर कुमार मेमोरियल अवार्ड, बट एक प्रोफेशनल के तौर पे नहीं। और उसके बाद मैंने अपना आर्किटेक्चर ख़त्म किया एंड देन आई मूव्ड ऑन टू बॉम्बे। हैव बीन इन बॉम्बे फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स, इवन मोर। एंड सबसे पहले शुरू किया मैंने अपना स्टेज करियर शुरू किया ईला अरुण के साथ, और फिर अलीशा, फिर मैंने प्रीतम चक्रवर्ती के साथ उनको असिस्ट किया फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स। दैट वाज आई थिंक द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मतलब उसमें इतना कुछ सीखने को मिला और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने जिन लोगों को मैं एडमायर करता था उन लोगों के साथ मैंने अपना उनके साथ काम करने का मौका मिला। साथ साथ प्लेबैक करने का मिला, शोज़ करने का स्कोप मिला, और इसी तरह से जर्नी आगे बढ़ती चली गई। और मैं इस सेशन में एक कोई बहुत बड़ा गुरु के रूप में नहीं आना चाहता। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड, एंड प्लेबैक का एक्सपीरियंस काफ़ी है, एंड आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ प्लेबैक सिंगर्स and upcoming singers and seen how the industry works. So I thought it will be a good platform for new upcoming talent जिनको अपना सिंगिंग के करियर को थोड़ा सिंसियरली और प्रोफेशनली आगे लेके जाना है। सो आई थिंक इससे कुछ सीखने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि आई जस्ट बिफोर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू ब्रीफ चॉक इट डाउन टू सर्टन पॉइंट्स जिससे कि हम लोग अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। गाते सभी लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग ठीक ठाक गाते हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स हैं। सो सबसे पहला जो चीज़ है कि जो मैं मानता हूँ कि सिंगिंग एक ऐसा करियर है जो या तो आपका वॉइस सिंगिंग वॉइस हो सकता है या आपका सिंगिंग वॉइस नहीं हो सकता। यू कैन मेक अ थिंग बेटर, बट अगर आपका सिंगिंग वॉइस नहीं है या आप नहीं गाते हैं तो आप उसको एक सडनली बहुत बड़े गुरुओं से सीख के कुछ करके, क्योंकि वॉइस टेक्सचर भगवान की देन। अगर वॉइस टेक्सचर आप में नहीं है तो आप उसको धीरे धीरे थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर वो चेंज नहीं कर सकते। मेरा यही मानना है। तो सिंगिंग करियर बनाने से पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एनालाइज कीजिए, ऑडियंस के साथ एनालाइज कीजिए कि आप कितना आर यू सूटेबल फॉर दैट। बिकॉज सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, व्हाटएवर, बट टिल यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, मतलब यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। एंड इफ यू हैव दैट स्पार्क, मेहनत करने से सब चीज़ इंप्रूव हो जाती है, लेकिन अगर वो स्पार्क ही नहीं है तो एक गलत डायरेक्शन में जाने से आई डोंट थिंक कि आप 6, 8, 10 साल उसके अंदर पीछे चले जाएं और उसके बाद 10 साल 12 साल बाद आप रियलाइज करें कि यार मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं था। You can definitely improve, but you can't suddenly get that
टोनल क्वालिटी, और अगर आप सुर नहीं समझ रहे हैं, ताल नहीं समझ रहे हैं, तो एक सडनली सीखने से आप इम्प्रूव कर पाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक वो इतना सडनली ओवरनाइट चेंज हो जाएगा कि आपकी आज वॉइस सूटेबल नहीं है और 3 दिन बाद जाके वॉइस सूटेबल है। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर कि यू शुड try and analyze yourself, speak to your people, your friends around you, perform in college functions, college and school functions, and get a basic idea. And you should be very very practical. It shouldn't be कि नहीं आपको बुरा लगे कि नहीं जी मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं आपको बुरा लगे। आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप एक्टिंग करियर में अच्छे हो सकते हैं। एक्टिंग का फिर भी आप एक बार सीख सकते हैं। इफ यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, इफ यू हैव अ ग्रेट फेस और समथिंग, आप फिर भी एक्टिंग ओवर द टाइम सीख सकते हैं। लेकिन अगर संगीत के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपका टोन ही नहीं वर्क कर रहा है, तो आप वो प्लेबैक में आप कितना भी साल उसमें लगा लें, आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होंगे। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉट टू डिस्करेज एनीबॉडी, बट दिस इज द फैक्ट। सो सबसे पहले आप उसको अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए, एंड देन यू मूव अहेड, डिसाइड। इवन इफ देयर इज अ स्मॉल स्पार्क, अगर किसी को अच्छा लगता है, 10 लोगों को भी अच्छा लगता है, 2 लोगों को भी अच्छा लगता है, then that spark is there. Then you should wholeheartedly get into it and pursue it as a career. So सबसे पहला self assessment बहुत जरूरी है। Next point which I would want to move on to is how to start your journey. See, सब लोग अपना अपना जर्नी शुरू करते हैं किसी भी तरह से। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल में कोयर में गाएंगे, कुछ देशभक्ति के गाने होते हैं, स्कूल के अंदर ऑर्केस्ट्रा होता है, कॉयर होता है। और अगर आप कॉलेज में हैं तो देयर आर कॉलेज फंक्शंस व्हिच यू मस्ट बी टेकिंग पार्ट इन व्हिच यू डेफिनेटली आप पार्ट ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको संगीत अच्छा लगता है, तो वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है टू बिगिन विद। देन देयर आर कम्युनिटी फंक्शंस लाइक दुर्गा पूजा इन दिल्ली बहुत फेमस है, जिसमें कई लोगों को अपने कॉलोनीज के अंदर चांस दिया जाता है। देन देयर आर ऑर्केस्ट्रा शोज, एंड इन दिल्ली आई रिमेंबर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ शोज हैपनिंग इन व्हिच लाइक हम काफी साल पहले किशोर कुमार मेमोरियल, मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल, मुकेश जी के याद में कुछ संस्थाएं थी जो शोज करती थी, उसमें पार्टिसिपेट कर दिए। जीतना हारना आपके लिए मान्यता नहीं रखना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करके अपने आप को सेल्फ असेस करना। So I think the journey starts with this. Start with small shows, small gatherings, 5 लोगों की, 10 लोगों की, उसी तरह से ग्रो करते 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 जब आप 10 करेंगे तो फिर आप 500 करेंगे, 500 से फिर 1000 करेंगे, वहीं पे आपको कोई नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद वो अपने शो में आपको इनवाइट करेगा। डोंट बी अशेम्ड ऑफ डूइंग एनी शोज कि इसमें मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, छोटे शोज में नहीं करता, बड़े शोज में नहीं। आप हर जगह को, क्या पता कहाँ आपकी किस्मत खुल जाए और आपकी वो जर्नी शुरू। नेक्स्ट आई थिंक जो कि मेरे को बात करनी चाहिए इज द अपॉर्चुनिटीज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। लाइक जैसे अभी आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप इमीडिएटली, यू डोंट हैव टू इवन वेट फॉर एनीथिंग, इफ यू हैव समथिंग रेडी, अगर आपके पास कुछ भी तैयार है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हज़ारों रुपए खर्च करके वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन अगर आपके पास गले का जो आपको सरस्वती की देन है, अगर आपके पास वो है, तो आप सिंपल फ़ोन पे रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपका अंदर वो बात है, अगर पब्लिक को अच्छी लग गई, तो एक वो छोटे से छोटा करा हुआ रिकॉर्डिंग, छोटे से एक हैंड फ़ोन पे खींचा हुआ एक वीडियो वायरल हो जाता है और पब्लिक एकदम अप्रिशिएट करना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली उसको ले रहे हैं तो ट्राई एंड डू अ गुड वर्क अबाउट इट। मतलब संगीत को एक मजाक के तौर पे, एक नॉर्मल, जैसे मैंने कई बार देखा है कि टिकटॉक वीडियोस जो कि बहुत ही फनीली किए हुए संगीत, वो लोगों को कुछ दिन अच्छा जरूर लगता है। मतलब आप लोग के लोग की आपकी फॉलोइंग भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़े दिन में लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं
जिसके ऊपर आप अपना मटेरियल इमीडिएटली डाल सकते हैं। बट इफ़ यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर सिंगिंग एंड अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगिंग में प्लेबैक में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस ऑप्शंस डालने पड़ेंगे कि लोगों को लगे कि एक एफर्ट किया गया है। आप किसी का मजाक उड़ा के डाल रहे हैं, कुछ वॉइस बना के डाल रहे हैं, कुछ दिन वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो फिर वो 15 दिन में लोग भूल जाएंगे और फिर उसके बाद आप दोबारा से उस चीज को ट्राई नहीं। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई। पहले के जमाने में जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक दैट टाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। खाली ये था कि आप म्यूजिक कंपोजर्स के पास जाएं, उनको जाके आप अपना टैलेंट, मुझे याद है कि हम लोग टेप में सीडीज के अंदर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके उनको दिया करते थे, और उसके देने के बाद अब वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड। देन यू कीप ऑन कॉलिंग देम कि सर आपने सुना, कैसा लगा? उन्होंने नहीं भी सुना होगा तो आपको बोल देंगे बहुत अच्छा था। सो दैट थिंग वाज देयर दैट टाइम। बट अभी बहुत अच्छा हो गया कि आपका कुछ भी इंस्टेंट आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, जो अपना जैसे ये स्पॉटिफाई है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप इमीडिएटली डालिए, आपको इमीडिएट आपको उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। उस रिस्पॉन्स को आप सीरियसली लेके और यू विल स्टार्ट योर जर्नी। एंड नाउ आई थिंक ये एक इसमें कुछ क्वेश्चन आया है। अनुभव, जी हमारे पास जी क्वेश्चंस आना शुरू जी हो गए। जी जी सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला या क्वेश्चन डेफिनेटली। पूछा है कि अपनी टोन पे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, और इसके लिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि मदद कर सकती हैं टू इम्प्रूव द टोन? सी मैंने आपको अभी पहले भी जस्ट शुरू किया था कि टोन एक गॉड गिफ्ट है। जिस टोन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कर सकते हैं। लाइक सपोज हम लोग एक इंसान जो कि जिंदगी में काफी खेलता है, जैसे स्विमिंग करता है, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रीदिंग। सो नॉर्मल प्राणायाम अगर आप करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। किसी भी फॉर्म का ब्रीदिंग, क्योंकि संगीत के अंदर अगर आप सही जगह पे आप ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, किस सेंटेंस के किस वर्ड के पहले अगर आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। टोन अगेन आई से इज अ गॉड गिफ्ट which can change little bit over time। like जैसे आप स्कूल में हैं तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो जाके आपका थोड़ा सा टोन बदल सकता है। जनरली टोन में 10% का इधर उधर हो सकता है। इसीलिए बार बार मेरा यही मतलब है कि टोन आप मॉड्यूलेट करना समझ सकते हैं, उसको लो पिच में गा सकते हैं, हाई पिच में गा सकते हैं, लेकिन टोन जो है वो जो गॉड गिफ्टेड टोन है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज टू कीप इन माइंड फॉर प्लेबैक सिंगिंग? अनुपम। See, technicalities is the once you start doing playback singing, और अगर आप ऑलरेडी एक सिंगर हैं तो आपको पता होगा कि आपका माइक डिस्टेंस, लाइक अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द माइक, अगर आप जितना आप माइक से दूर जाते हैं, जितना पास आते हैं, उतना आपका वॉइस का बेस बढ़ता है। जितना आप दूर जाते हैं, जैसे हाई नोट्स के लिए आपने देखा होगा कई सिंगर जब शोज में माइक पकड़ते हैं तो जैसे हाई नोट आता है वो अपने आप का डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जो, और ये आपको तभी समझ में आने लगेंगे जैसे जैसे आप प्लेबैक सिंगिंग शुरू करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी माइक पे गा रहे हैं, चाहे आप जिंगल गा रहे हैं अभी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर गा रहे हैं तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हस्की वॉइस में कैसे गाया जाता है, और जो बोलते हैं ना एक अपर वॉइस एक फॉल्सेटो में कैसे, जैसे हाई आजकल के जितने भी गाने जो बन रहे हैं जनरली म्यूजिक डायरेक्टर्स के, वो सारे मतलब पहले किशोर दा के और सबके गाने काफी लो पिच के होते थे, मतलब उसका कीज बहुत लो होती थी, सो दैट एवरीबडी यूज्ड टू रिलेट टू द सॉन्ग। कोई भी नॉन सिंगर भी अगर उसको गाने का कोशिश करता है तो गा पाता है। लेकिन आजकल के कंपोजर्स गाने बहुत ऊंचे बना रहे हैं बिकॉज वो नेचुरली रॉक सिंगर्स हैं या तो कंपोजर्स, और या खुद भी उनकी टोन बहुत ऊंची है, मतलब उनकी पिचिंग बहुत ऊंची है, सो वो लोग गाने ऊपर बनाते हैं। उसके लिए आप जितना माइक से दूर जाके गाएंगे, या क्योंकि उसमें चिल्लाना पड़ता है, इफ यू गेट वेरी क्लोज टू द माइक इट विल क्लिप। सो दीज आर द थिंग्स। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जब आप सॉफ्ट बोल रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, इस तरीके का आपको अपने में आपका बेस्ट क्या है वो आपको डेवलप करना। एंड देन द मोर यू सिंग ऑन द माइक, मतलब आप अगर 10 दिन गाएंगे और 11वें दिन फिर से जाके माइक में गाएंगे, आपको खुद ही का टोन फर्क पता लग जाएगा। बिकॉज द मोर यू एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ द माइक,
एंड माइक इज लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर आप जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कुछ भी रख के उसमें कैसी इमेज बड़ी हो जाती है, मतलब आपको एक एक चीज का कण देखने लगता है. तो ऐसे ही अगर आप माइक के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो अगर आपका एक आप उस पर कुछ भी गाते हैं जो आपको नेचुरली नहीं सुनता है, वो माइक उतना भी पकड़ लेता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी माइक फ्रेंडली. मतलब आप अगर प्लेबैक कर रहे हैं और आपको माइक की टेक्निक्स आ गई, तो आप आधा बैटल तो वैसे ही. अच्छा, ऑडिशंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, और कोई इज देयर एनी ट्रिक व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर टू क्रैक ऑडिशंस? See, crack auditions in my way is audition generally are very very biased. I'm very frank, very biased, and it's very ये इसमें लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है. बहुत ऑडिशन ऐसे देखे गए हैं. आई वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन आइडल 1. नहीं, not Indian. I was not taking part in that, but I was assisting Alisha at that time, and Alisha Chennai was on the judging panel of Indian Idol with Udit Narayan ji, Anu Malik, and I forgot, पता नहीं चौथे कौन थे. So I used to be on the sets throughout the Indian Idol 3 था या 4 था. तो उस वक्त मैं पूरा सेट्स पे होता था as an assistant to Alisha and whatever. So that time I realized कि कुछ चीजें मुझे इतनी अच्छी लगती थी, कुछ लोगों के नोट्स, कुछ चीजों की सिंगिंग, कुछ लोगों की सिंगिंग इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी वो somehow सिलेक्ट नहीं होते थे. तो मेरा मानना ये है कि इट्स अ बिग फैक्टर इज अ लक, प्लस यू हैव टू सिलेक्ट सॉन्ग्स व्हिच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मतलब आपका गाने का सिलेक्शन ही ऐसा होना चाहिए कि वो गाना कोई सुन के लगे कि यार ये गाना किसी ने सोचा क्यों नहीं था कि ऑडिशन में अटेम्प्ट करने. वो हो सकता है. प्लस अगर आप किसी ऑडिशन को कर रहे हैं और उसमें आपका नेचुरल इम्प्रोवाइजेशन आ रहा है, सपोज आप किशोर दा का गाना गा रहे हैं, पर किशोर दा के गाने को लेकर आप उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते, वो आपका गाना नहीं है. गाया हुआ है क्योंकि लोगों ने पहले बहुत सुना हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन अपना डालते हैं, कुछ एक छोटा सा पीस डाल दिया या एंड नोट अपना कुछ ऐसा लगा दिया, आई थिंक दैट इम्प्रेसेस मी, इम्प्रेसेस द जजेस आल्सो, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ यार ये रट के नहीं आएगा ना, ये कुछ थोड़ा बहुत अपना करके शायद. तो आई थिंक दोज थिंग आल्सो वर्क. बट आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत ही मुश्किल गाना ले लिया और मुश्किल गाना लेके आलाप अंतरा ये सब कर दिया, आलाप कर दिए, ये कर दिया, और जो कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, देन आल्सो इट डजंट मेक सेंस. सो यू शुड डू अ सॉन्ग व्हिच यू आर कॉन्फिडेंट एंड द पीपल आल्सो लाइक. That's it. And also, I would like to ask how to work on a diction and pronunciation. डिक्शन का सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है. देखिए, जनरली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ साइड, लाइक फ्रॉम दिल्ली या यूपी से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने, क्योंकि मैं भी दिल्ली से था, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट हमारी लैंग्वेज ही हिंदी है. हम लोगों ने शुरू से हिंदी में बात करी है, हमको वर्ड्स का मतलब समझ आता है. गाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इज मेलोडी. मेलोडी से इक्वली इम्पोर्टेंट है लिरिक्स. दैट्स व्हाई एक कंपोजर और लिरिसिस्ट को सेम पेडिस्टल पे देखा जाता है बॉलीवुड के अंदर या कहीं पे. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपोजर है तो उसका लिरिसिस्ट का वैल्यू बहुत कम है. अगर वो गाना अच्छा नहीं लिखा हुआ होगा, और वो गाना अगर अच्छा लिखा हुआ है, तो उसका जो वर्ड्स का मीनिंग है उसको आप समझिए. वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, देन आपका डिक्शन, और उसको जितना क्लैरिटी से आप बोल सकते हैं, बिकॉज और कुछ मरमर करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिंगिंग नहीं है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर डिक्शन. सबसे पहले आप वर्ड्स का मतलब समझिए. वर्ड का मतलब समझने के बाद उसको इनैक्ट करिए. मतलब हम लोग कुछ उर्दू के वर्ड्स गाने में, मेरे साथ भी कई बार होता था कि सईद कादरी साहब लिखते थे, लेकिन पहले हम लोगों ने एक प्रीतम जी के लिए एक गाना किया था विशेष फिल्म्स के लिए. तो जनरली प्रीतम जी के जो स्क्रैच होते थे गाने, वो मैं गाया करता. जनरली बॉलीवुड में ये है कि बड़े सिंगर्स के आने से पहले, जो कि फाइनल सिंगर्स आते हैं, उनसे पहले जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, वो लोग उन गानों को, क्योंकि उनके लिरिक्स बार बार चेंज होते हैं, जैसे कुछ एक लिरिक्स किसी का आया, लिरिक्स चेंज होता है, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लिरिक्स समझ नहीं आया, वो
दोबारा से सेकंड ड्राफ्ट है। तो अगर बड़ा सिंगर आएगा तो वो तो 15-12 के गाएगा नहीं। तो there are singers who are upcoming singers and who are also very good singers, and in my opinion, in my journey I have seen so many singers who have been singing scratches and then they have made up to be final playback singers. In fact, मेरा जो पहला गाना था सौदेबाजी, अगर आप सुनेंगे, वो गाना था फिल्म आक्रोश, जो अजय देवगन जी की आई थी आक्रोश। तो सुन, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मुझे, लिरिक्स में थोड़ा भूल रहा हूँ। तो ये मैंने बेसिकली स्क्रैच गाया कि लिरिक्स थे, अभी बड़े सिंगर कौन गाने वाला है पता नहीं है। तो सिंस आई वाज वर्किंग, तो मेरे को कहा गया कि ये आप स्क्रैच गा दीजिए, फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो बड़े सिंगर को। तो इस गाने को स्क्रैच की तरह तौर पे गाया गया। इसी तरह वही गाना जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सुना, उन्होंने कहा नहीं, हमको तो कोई बड़ा सिंगर चाहिए नहीं, दिस वॉइस वर्क्स फॉर अस, द टोन वर्क्स फॉर अस, विल यूज योर वॉइस। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि अगर आप लिरिक्स को पढ़ें, समझें और उसको आगे लेके चलें। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि एक दिन में कितने घंटे रियाज करना चाहिए? दिन में डिपेंड करता है सर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 6-6, 7-7 घंटे रियाज़ करना चाहिए, पर जनरली सुबह आप 1.5 घंटा, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 घंटा दिन में 2 बार उसको ब्रेक करके अगर करेंगे, सुबह या शाम। फिर क्योंकि एंड ऑफ द डे ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है जब आप एक्चुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंच जाए, बॉम्बे पहुंच जाए या जिस भी इंडस्ट्री में पहुंच जाए, तो वहां पे जाके आपको रियाज करने का टाइम कम मिल जाता है। तो जितनी आप तैयारी यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में कर सकते हैं, अपने स्कूल टाइम में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, शुरुआत में आप 5-5 घंटे, बट ओनली थिंग इज इट शुड नॉट इफेक्ट योर वॉइस ऑल्सो। अगर आप 7-7 घंटे रियाज कर रहे हैं तो गला जो है, इट्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक नेचुरल भगवान की देन है। उसको आप 7 घंटा यूज करोगे तो फिर अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा थोड़ी देर में बोलते बोलते मेरी वॉइस में खराश आना शुरू हो जाएगा। तो इट्स ऐसा तो नहीं है कि कीबोर्ड है उसको आप 18 घंटे तक चलाते रहेंगे, बट जितना आप रियाज करेंगे आपको अपने पर उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक 3-3.5 आवर्स रियाज एवरी डे इज वेरी गुड। एंड रियाज में भी आप अगर क्लासिकल कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल कर रहे हैं, वो भी कीजिए। रियाज करिए अपने प्लेबैक के लिए, किसी का भी गाना उठा के गाइए, चाहे अरिजीत का गाइए, चाहे अमित मिश्रा का गाइए, चाहे किशोर दा का गाइए, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाइए, उसको भी आधा 1 घंटा खाली क्लासिकल कर रहे हैं, आपका एम है प्लेबैक करने का, और आप क्लासिकल में कोई खराबी नहीं है। बहुत बड़े-बड़े गुरु हैं, वो आपको बोलेंगे 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कीजिए। सर, उनका क्या नज़रिया है मुझे पता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जिस चीज़ के लिए आप आगे जाना चाह रहे हैं, उस चीज़ की आप रियाज़ करेंगे ज़्यादा, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा सहूलियत। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वन कैन रीच द बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री एंड बिकम अ सिंगर? See, the shortest way now to reach Bollywood or anywhere, like to become a singer, is to, जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आजकल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। आपके पास यूट्यूब ही अपना खुद का चैनल है, आप कुछ भी जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वो एक अच्छा कुछ है, तो उसको आप इनिशियली जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यूट्यूब है, सबसे इजी यूट्यूब है, टिकटॉक है, और जो बाकी के ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर गाना डालिए। आजकल आप मानेंगे नहीं, सब लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को सुनते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरा यूट्यूब पे डला हुआ है, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, इस चीज़ का चांस मत लीजिए। आप उसको डालिए, और वो सबसे ईज़िएस्ट वे है। पहले जो हुआ करता था कि आप सालों साल म्यूज़िक डायरेक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि अभी भी होता है। ये बहुत प्रेवलेंट है आजकल, ये बॉलीवुड में भी है, हर जगह ये है कि आप कांस्टेंट, बहुत सारे मैंने स्ट्रगलर्स बॉम्बे में देखे हैं जो कि हमारे प्रीतम जी के स्टूडियोज में आके कांस्टेंट बैठा करते थे। रोज मेरे को दिन में 500-500, 600 सिंगर्स के फोन आते थे कि सर, एक लाइन है, मैं आपके पास सीडी छोड़ दूं, मैं आपको लिंक भेज दूं, व्हाट्सएप भेज दूं। एक्चुअली म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स के वहां पर टीम्स हैं, वो अपनी टीम्स के साथ
काम करते हैं। इवन वो अपनी टीम्स के अंदर जो उनके साथ काम कर रहे हैं असिस्टेंट्स, उनको कई बार उस काम के लगाया जाता है। मैंने कई बार ये अपनी पर्सनल चीज से देखा गया है कि हमको बताया गया, जो हमारे असिस्टेंट थे प्रीतम जी के पास काम करते हुए, कि हम उनको बोला जाता है कि अच्छा मेरा ये गाना इस पिक्चर के लिए बन रहा है, इसमें मैं ऐसा वॉइस ढूंढ रहा हूँ, तो अब ये वॉइस मेरे को नया वॉइस चाहिए। प्रीतम जी बोलते थे कि मुझे नया वॉइस चाहिए, बिकॉज आई थिंक प्रीतम जी ने जितने लोग नए सिंगर्स को चांस दिया, आई थिंक बॉलीवुड में किसी ने चांस नहीं दिया। उन्होंने उनके चांस देने के बाद दूसरे म्यूजिक कंपोजर्स ने चांस दिया, बट ही इज वेरी ओपन टू न्यू सिंगर, बट न्यू सिंगर्स ही डजंट हैव द टाइम टू लिसन टू ऑल द सीडीज एंड व्हाट्सएप पे जो भेजा जाता है वो खुद नहीं सुन पाते। बट जैसे कुछ आता है तो वो अपने असिस्टेंट्स को बोलते हैं कि अच्छा यूट्यूब पे मेरा गाने का आपको ये पता है, अब यूट्यूब पे जाके आप नए सिंगर्स ढूंढिए जिनका मुझे इनका ऐसा टोन है। तो सपोज किसी XYZ सिंगर का गाना ऑलरेडी यूट्यूब पे है और वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंट ने देख लिया, उसने रिकमेंड कर दिया सर आप जो वॉइस ढूंढ रहे हो इस लड़के के पास है। तो दिस बिकम्स इजियर, इंस्टेड कि आप एक ही म्यूजिक कंपोजर के पास 10 साल आप स्पॉइल कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं पे स्टैग्नेंट हो गए हैं और फ्रस्ट्रेशन आप में इतना आ गया है कि सर मेरे को तो गाना मिल नहीं रहा। तो बेस्ट वे नाउ इज टू गेट इनटू, कुछ भी अच्छा बनाइए, पुट इट ऑन टू यूट्यूब, पुट इट ऑन टू दिस, डू, हर प्लेटफॉर्म पे डालिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनेगा, बिकॉज बॉलीवुड में भी लोगों को नया टैलेंट चाहिए। सो गेट अ न्यू अप्रोच, इंस्टेड कि सबको फोन कर रहे हैं सर मैं कब गाने आऊं सब में, उसके जगह आप पुट इट ऑन टू द एयर, let them find you and then it will be easier for you. Okay, and what is the difference between singing and playback singing? प्लेबैक सिंगिंग बेसिकली देखिए, प्लेबैक क्या होता है कि पर्दे के ऊपर अक्षय कुमार दिखाया जा रहा है, दैट इज प्लेबैक। सिंगिंग इज लाइक आप खुद अपने लिए गा रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं या गजल गा रहे हैं या गीत गा रहे हैं, आप अपने ऊपर वो कर रहे हैं। सिंगिंग, अ सिंगर कैन बी अ बाथरूम सिंगर, आप भी सिंगर हो सकते हैं, एक रिक्शे वाला भी अच्छा गा सकता है, मैं भी गा सकता हूँ, ट्रेन में भी गा सकते हैं। प्लेबैक सिंगिंग वो होती है जो कि पर्दे पर आप किसी के लिए पीछे से गा रहे हैं, जैसे फोर फ्रंट के अंदर आमिर खान है, आप उनके लिए पीछे से गाना गा रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्लेबैक, व्हिच कैन बी एनी वे, इट कैन बी एन OST, बैकग्राउंड में आप किसी के लिए गा रहे हैं या कोई आपकी गाने को लिपसिंग कोई और कर रहा है, दैट इज बेसिकली प्लेबैक। मतलब जो कि कैरेक्टर प्लेबैक इज, जो कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है वो खुद नहीं गा रहा है या खुद नहीं प्रेजेंट कर रहा है उस सिंगिंग पोर्शन को, somebody else behind the screen is present. अच्छा, विशाल तिवारी पूछ रहे हैं कि which social media platforms are good to share your videos? विशाल बेसिकली मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, सो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील इज YouTube definitely, because YouTube doesn't charge you anything, you have your own channel, if you can make your own music, again you don't need to invest, if you have the resources and if you can do a very good production, अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट उल्टा भी हो जाता है कि अगर आपका जो मटेरियल है, जो मेलोडी है वो ही अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है। अगर आप उसको प्रोडक्शन अच्छा करके अच्छा एक वीडियो, बिकॉज आजकल क्या है, विजुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द पैकेज, पहले जमाने में क्या था, जब किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब थे, कि अगर आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आप कैसे भी गाते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल का जमाना है एक पैकेजिंग का, अगर आपका टूथपेस्ट का पैकेज ऊपर से लाल पीला नीला बढ़िया कलरफुल का ये बना देंगे, तो कोई भी उसको बिना फर्स्ट टाइम तो खरीद के ले ही आएगा, चाहे बाद में उसको देख के पता लगे, अंदर से रियलाइज करे कि ठीक नहीं। लेकिन पैकेजिंग बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा आई थिंक प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब, एंड जो आई थिंक अभी गूगल पे भी आ रहा है, अमेजॉन म्यूजिक अपना लेके आ रहा है। सो डू योर ओन म्यूजिक, put your thing which you are comfortable, don't try to copy कि मैं उसने ऐसा वीडियो डाल दिया, उस वीडियो के अंदर पेरिस में शूट किया था तो मैं भी पेरिस में जाके कर रहा हूँ। अगर आपके गाने में दम है, आप एक मटेरियल में दम है, तो अगर आप एक दिल्ली की सड़क कैनॉट प्लेस पे जाके शूट करके गाना डालेंगे, वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि एक पेरिस में शूट किया हुआ वीडियो। सो आई थिंक यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ये अपने आजकल अमेजॉन म्यूजिक आ रहा है, देन
स्पॉटिफाई एंड काफ़ी सारे हैं जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप उसमें सब लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं, बट हाउ दे वर्क आई एम नॉट वेरी टेक्निकली साउंड ऑन दैट कि हाउ डू यू अप्रोच इट, बिकॉज आई हैव वर्क विद म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स and music industry. Like I know how T series works, how Tips works, how Sony Music works, but platforms ka I'm not too conversant. डॉक्टर रसिका पूछ रही हैं कि स्केल रेंज के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है क्या? स्केल के लिए एक्सरसाइज है, मतलब काफ़ी लोगों की अलग अलग एक्सरसाइज। आई थिंक वेस्टर्न जो गाते हैं या जो क्लासिकल भी करते हैं उनकी भी रेंज काफ़ी अच्छी होती है। तो स्केल आप डेवलप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप जितना लोअर स्केल में गाएंगे, जनरली मानना है कि आप उतना ही हायर स्केल में भी गा सकते हैं। आप जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा कि ऊपर के नोट्स नहीं लग रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है और फिर से स्केल भी एक नेचुरल गिफ्ट होता है कि अगर आपका एक मध्य मीडियम स्केल अगर आपका अच्छा है तो आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। कुछ लोगों का बेस बहुत अच्छा होता है, बट इफ यू प्रैक्टिस मोर ऑन द लोअर साइड ऑल्सो, देन ऑल्सो योर scale, the higher register also increases. But then you should be comfortable. There is nothing that if you can't sing on a very high pitch that you are not a good singer. ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, सब लोगों का एक नेचुरल वो है। अगर अरिजीत सिंह आज बहुत ऊंचा गाते हैं तो सभी अपकमिंग सिंगर्स को उनकी स्केल या उनकी पिच पे गाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना स्केल छोड़ के उनके पिच को ट्राई करेंगे तो आप अपने जो आप अच्छा गा रहे हैं वो भी खराब करेंगे। अच्छा, वो जी। अच्छा, अरिजीत सिंह के बारे में कुछ बताइए। अरिजीत सिंह ने आपके साथ ऑफ कोर्स काम किया है, पर वो इनिशियल ईयर्स में कैसे थे? सर अरिजीत सिंह जैसे म्यूजिशियन सिंगर्स आई थिंक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बिकॉज मोर देन सिंगर ही इज अ म्यूजिशियन। और वो इतने ज्यादा टैलेंटेड सिंगर, जितना टैलेंटेड सिंगर हैं उससे ज्यादा टैलेंटेड वो म्यूजिशियन। मतलब वो गाना बाद में सुनते हैं, उसका अरेंजमेंट पहले सुनते हैं। मतलब आप उनको जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो, चाहे वो आप सितार दे दो और उनको बोलो कि 10 दिन बाद आपको अगर उनको सितार पता भी नहीं है और 10 दिन का उसको आप टाइम दो कि 10 दिन में, तो 10 दिन में ऐसा सितार बजा के दिखा देगा जैसे कि कई सालों से बजा रहा है। गिटार तो अच्छा बजाते ही बजाते हैं। मतलब ही इज अ जेम, ही इज, मतलब ऐसे लोग काफी सदियों में एक बार आते हैं क्यों, जिसके अंदर खुद का एक टैलेंट होता है और जिसको पूरा का पूरा और वो उसने उसके पास अब स्ट्रगल कोई कम नहीं करी है उन्होंने। अगर देखा जाए तो उन्होंने बचपन से अपना जिस तरह से उसने संगीत सीखा है, अगर उतना कोई उतना डेडिकेशन से सीख ले और होल हार्टेडली सीखा, और ये नहीं कि मेरे को बन के प्लेबैक करने के बाद मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कुछ गोल नहीं है, बट ही हिमसेल्फ इज सो डेडिकेटेड टू म्यूजिक। सो वो कभी ना कभी तो करना ही चाहिए, चाहे वो गुरुकुल में आए चाहे जिसमें भी आके उसने पार्टिसिपेट किया। बट as a person he is a gem of a musician, more of a musician than a singer. That's why he is Arijit Singh. Right, absolutely. अच्छा, अभिषेक अभिनव आकर्ष पूछ रहे हैं, इज इट कंपल्सरी टू सिंग द सॉन्ग ऑन द ओरिजिनल स्केल और वन कैन चेंज इट डिपेंडिंग ऑन हिज और हर टोनल क्वालिटी एंड रेंज? Definitely, very good question. You can change it according to your scale, according to your pitch. जरूरी नहीं है, मैंने पहले अभी इससे पहले डिस्कस हुआ कि अगर कोई ऊंचा गाया है, क्योंकि 90% of the songs which are made right now, of film songs I'm talking about, are made in a very high register because the music composers like Preetham, Vishal Dadlani, ये लोग रॉक सिंगर्स हैं ओरिजिनली। दे हैव, एंड रॉक सिंगर्स यू नो कहाँ पे गाना, जहाँ पे हम लोग गाना खत्म करते हैं वहां से वो गाना शुरू करते हैं, तो उनका नेचुरल रेंज इतना ऊपर है, वो लोग कंपोज ही वहां पे करते हैं, उसी रेंज में करते हैं। तो जितने भी गाने आप सुनेंगे वो सारे बहुत हाई पिच के गाने होते हैं, पर लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप गाना गा रहे हैं कि उसी की में गाना है, आप उसका की अपने कंफर्टेबल वॉइस में सूट कीजिए। गेट योर इम्प्रोवाइजेशन हो सकता। जनरली गाना ऊपर क्यों बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाने का ब्राइटनेस एक होता है, मतलब अगर आप उसी गाने को अगर आप लो की में गाएंगे तो वो थोड़ा सा डल साउंड करेगा, थोड़ा ब्राइट, इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा डल हो जाएगा।
उसी गाने को अगर आप 2 की 1.5 की मतलब उठा देंगे तो वो थोड़ा सा ब्राइट लगने लगेगा, लेकिन देन द वॉइस बिकम्स वेरी स्ट्रेनियस. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. अगर आपको गाना अच्छा लगता है आप उसको अपने की में लेके आइए. मैंने कुछ गाने ऐसे भी देखे हैं यूट्यूब पे, वर्जन्स ऑफ कोर्स, लाइक जैसे शायद गाना आया अभी लव लव आजकल 2 का, शायद जो जिसपे मैंने भी काम किया, तो उसके मैंने कोई काफी सारे फीमेल वर्जन्स देखे. अभी फीमेल वर्जन, सॉरी, फीमेल की एंड मेल की आर टू डिफरेंट. मतलब अगर एक गाना मेल के लिए बनता है तो उसका की अलग होता है, और फीमेल के लिए बनेगा तो उसी गाने का की अलग होगा. तो कुछ लड़कियों ने, कुछ अपकमिंग सिंगर्स ने, कुछ वेस्टर्न अपकमिंग सिंगर्स ने उस गाने को लेके खुद गा के उसका की चेंज करके गाया. बट इफ देयर वॉइस इज डूइंग जस्टिस टू इट, डजंट मेक, उतना ही अच्छा लग रहा है जितना ओरिजिनल की का गाना. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्थ. हाउ टू इम्प्रूव चेस्ट वॉइस टू हेड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation, chest voice वगैरह, basically see, generally if you want to give your vocals a body, like if you want to उसको एक बॉडी देना चाहते हैं कि वो बहुत श्रिल नहीं लगे, तो आप जनरली पेट से गाते हैं, लाइक अ चेस्ट वॉइस जिसे बोलते हैं, पूरा थ्रो करके. और जो फॉल्सेटो, जो हाई नोट्स वगैरह हैं, वो आप फॉल्सेटो में गाते हैं जनरली, जो कि रेंज नहीं, जैसे वेस्टर्न सिंगर्स गाया करते हैं जिस तरीके से. बट आई थिंक इंडियन सिंगिंग में ये इतना प्रेवलेंट नहीं है. जो आजकल के नए सिंगर्स जो आ रहे हैं, they have started getting this into the Indian Bollywood industry because again the register of the songs is too high. जनरली जैसे पहले होते थे, जैसे मोहम्मद रफी साहब गाते थे, किशोर दा गाते थे, वो जनरली अपना, जैसे बोलते हैं कि पेट से गाया कीजिए. जैसे गुरु भी होते हैं, वो बोलते हैं पेट से गाओ, क्या गले गले से गाते हैं. बट ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. Technically, I don't think I have the knowledge of how to get transformed into, but I have seen a lot of Western, like I have been working with a lot of Bollywood Western singers जो कि backing गाती हैं, जैसे सुजैन है, and then there is शाज़नीन who do lot of backing. जैसे पीछे आप गाने के पीछे सुनते हैं ना कि एक वेस्टर्न वॉइस चल रही है, या बीच में हुक जो है वो इंग्लिश का हुक आ रहा है, या एक वेस्टर्न, तो वो सुजैन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई हैव आल्सो आस्क्ड हर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि किस तरीके से करते. वो लोग इस चीज का बहुत यूज करते हैं, बहुत इफेक्टिव यूज करते हैं. मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब अपना चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में चले गए. वो ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी वेरी गुड. नहीं तो जैसे मैं गाने का शुरू करूंगा तो आपको दोनों ऐसे लगेंगे जैसे दो अलग सिंगर गा रहे हैं. So I think this there are must be very good exercises in Western singing. I am not too मेरे को इतना उसके बारे में knowledge नहीं है, so I think you will need to ask the experts about it. Yeah. So we have another question coming up from Diksha Sahani. वो पूछ रही है, where can we learn professionally the best music schools to get the complete training? So would you recommend some of the best schools in India where one can learn music? Diksha, I think there is an institute, रहमान साहब का एक इंस्टीट्यूट है मद्रास में. I'm not getting the name. And मतलब आई थिंक अगर आपको प्लेबैक करना है तो ऐसा कोई करियर बेस्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्टीट्यूट, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें आपको एक प्लेबैक के लिए स्पेशली कुछ ट्रेनिंग देंगे. मतलब देयर विल बी इंस्टीट्यूट्स इनके अंदर जिसके अंदर एक सिंगिंग विल बी अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम, जैसे कि पूरा कोर्स है जिसके अंदर ऑडियो इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं. रहमान साहब का है, देन दिल्ली में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं. देन देर आर बॉम्बे में है जिसके अंदर मेरे को नाम थोड़ा सा नहीं पता. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को जो लगता है कि ये इंस्टीट्यूट्स में जाने से पहले, मतलब अनलेस यू वांट टू गेट इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, कि अगर आप जाके प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या थियोरी ऑफ म्यूजिक सीखना चाहते हैं, या आप रिकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, या कैसे माइकिंग करते हैं, या स्टूडियो वर्क कैसे करते हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं उसके लिए यू शुड ट्राई. बट इफ यू वांट टू गेट इनटू प्लेबैक, आई थिंक माय एडवाइस इज जस्ट कीप ऑन डूइंग योर स्टफ. जितना आप अपने आप से सीख पाएंगे, आजकल यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं. मैं खुद, क्योंकि अभी कोरोना के वजह से हम लोग सारे घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, मैं खुद मिक्सिंग
मास्टरिंग कैसे अरेंजमेंट करते हैं. I have a basic knowledge. I am not a professional in like कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, मिक्सिंग कैसे कर. तो मैं यूट्यूब पे आजकल देखता हूँ, उसके ऊपर इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं और जो कि आपको इतना डिटेल में समझाते हैं. तो आपको, आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट मनी इन गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट. यू शुड, आप इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, वहाँ 4 घंटे मतलब 2 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा. उतनी देर अगर आप घर पे बैठ के रियाज कर लेंगे और उतना टेक्निकल नॉलेज आप यूट्यूब से ले लेंगे, आई थिंक दैट विल सफाइस. एंड वंस यू आर ट्रेन्ड, देन यू कैन गेट इनटू एनी इंस्टीट्यूट एंड गेट गुड ट्रेन. बट एज अ म्यूजिशियन आई एम अगेन सेइंग कि अगर आप सिंगर हैं, ट्राई एंड बिकम अ म्यूजिशियन. मतलब सपोज आप एक गाना गाते हैं, आपको एक इंस्ट्रूमेंट अगर आता है, जैसे गिटार आता है, हारमोनियम आता है, कीबोर्ड आता है, कुछ आता है, दैट बिकम्स अ प्लस पॉइंट. उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में श्री राम कला केंद्र है, भारतीय कला केंद्र है, गंधर्व म्यूजिक स्कूल है, थीम म्यूजिक है दिल्ली में. वहाँ पे आप पियानो या कुछ, तो उसके साथ सिंगिंग के साथ यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू. सो एटलीस्ट आपको, जब आप किसी भी म्यूजिक कंपोजर के पास जा रहे हैं या म्यूजिक डायरेक्टर के पास आपको बुलाया जा रहा है, तो आप उसके पीछे क्या टेक्निकल चीज कितनी मेहनत लग रही है वो आप समझ सकेंगे. तो यू विल बी एबल टू डिलीवर बेटर. मनप्रीत बंसल पूछ रही हैं, हाउ टू सर्च फॉर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट योर म्यूजिक. डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक, सी ऑफ व्हाट आई नो इज, पहले जब ये प्लेटफॉर्म्स, जो कि आजकल के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो नहीं थे, तब तक तो जैसे कंपनीज हैं, टी सीरीज है, टिप्स म्यूजिक है, देन वीनस होता था पहले, देन सोनी म्यूजिक है, यूनिवर्सल है. वो लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत सारी कंपनीज के अपने अपने बेसिक सॉन्ग्स के अलग डिपार्टमेंट है, अदर देन बॉलीवुड. मतलब एक डिवीजन होगा उनका फिल्म म्यूजिक के लिए, एक डिवीजन होगा उनका नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए. तो आप अपना कुछ भी डेमो बनाते हैं, आप उनके पास अप्रोच कीजिए. यूनिवर्सल आई थिंक इज अ वेरी गुड बेट. दे हैव, यूनिवर्सल का एक बेसिक वालों का, बेसिक म्यूजिक का, सॉरी, जो नॉन फिल्म म्यूजिक है उसका नाम मेरे ख्याल से वायरल म्यूजिक है. तो उसको अप्रोच कीजिए. दे विल टेल यू, and they are definitely wanting new artists. They want to work with new artists. And Sony Music का भी ऐसे एक अपना डिपार्टमेंट है, जो कि नॉन फिल्म, एक डिपार्टमेंट है जो फिल्म म्यूजिक डील करता है, एक है नॉन फिल्म म्यूजिक. बट ओनली थिंग इज, यू विल हैव टू अप्रोच देम एंड प्ले देम व्हाट समथिंग. सो आपके पास एक अच्छा 2-4 गानों का डेमो होना चाहिए. डेमो होके आप इनको अप्रोच कीजिए. दे आर डेफिनेटली वांटिंग. एंड नाउ द स्कोप ऑफ सिंगर्स इन इंडिया हैव बिकम वेरी वेरी वास्ट. डोंट, पहले खाली 5 सिंगर्स होते थे. आज 5,000 सिंगर्स हैं और 5,000 सिंगर्स की जरूरत है. कोई ऐसा नहीं है कि कल इतना बड़ा सिंगर था, क्योंकि सब सिंगर्स का आजकल शेल्फ लाइफ है. 6 महीने 8 महीने बाद लोगों को फिर एक नया वॉइस चाहिए. तो इसलिए दिस इज द राइट टाइम. गेट गुड, मेक गुड डेमोज. जस्ट मेक द डेमोज टिल अंतरा. अंतरा भी मत बनाइए, खाली मुखड़े तक या हुक तक बना के प्रेजेंट कीजिए. गो टू यूनिवर्सल, गो टू सोनी म्यूजिक, गो टू टी सीरीज, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. ऑलराइट. आर्को गोस्वामी है. He is asking how to increase the versatility of singing, like from rock music to classical based music. बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि एक रॉक सिंगर मुश्किल है. मतलब दोनों अलग अलग स्टाइल है, बट ऑब्वियसली अगेन दैट, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, इसका भी मेरे पास कोई टेक्निकल जवाब नहीं है. बिकॉज बट अगेन हिट एंड ट्रायल है. यू कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन योर रॉक एंड गेटिंग. साथ साथ रॉक करते करते अगर आप क्लासिकल सुन रहे हैं, एंड इफ यू बीन हियरिंग क्लासिकल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैं क्लासिकल बहुत कम सीखा हूँ. शुरुआत में जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था, तो मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र में शायद 2-3 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा. बट इतना इंक्लिनेशन नहीं था, इतना पेशेंस नहीं था कि बैठ के वो कर सकूं. अच्छा बहुत लगता था. क्लासिकल सिंगर्स को सुना बहुत है, फ्रॉम भीमसेन जोशी टू किशोरी अमोनकर
to Pandit Jasraj, सबको सुना है मैंने लाइफ की, because my mom used to take me to concerts. तो मेरे को एक अंदर से, चाहे मैं इतना ज्यादा उसके पीछे नहीं था, लेकिन मेरे को सुन सुन के कुमार गंधर्व के भजन और क्लासिकल वो सब सुन के उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक, तो इफ यू लिसन टू लॉट ऑफ क्लासिकल स्टफ, आई थिंक वो रॉक म्यूजिक में आपको उसका इन्फ्लुएंस आने लगेगा. जैसे ही रॉक म्यूजिक में इन्फ्लुएंस आएगा, आप उसकी तरफ बेंड हो सकते हैं. और सी, सिंगिंग इज अ यूनिवर्सल थिंग. आप रॉक गा रहे हैं तो भी आप सिंगर हैं, आप क्लासिकल गा रहे हैं तो भी सिंगर हैं, और बॉलीवुड गा रहे हैं तो भी सिंगर. तो इनकॉर्पोरेट करके, just get the taste of classical singing into your rock, start listening to a lot of classical, and then you can incorporate. Okay. नितेश कुमार पूछ रहे हैं कि how to improve bass side of the vocal. Bass side is again अपना जो अपना lower register है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे. सुबह उठ के सबसे मुश्किल लो, जैसे अगर आप सुबह सुबह गाएंगे, जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठ के अगर गाना कोशिश करेंगे, तो आप मध्य सप्तक काफ़ी अच्छे से गा पाएंगे. लो रजिस्टर थोड़ा सा कम लगता है. तो जितना जितना डिफिकल्ट वो होता है, तो अगर आप सुबह के टाइम लो कीज, लो पिच में गाएंगे, उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा. और स्टे नोट्स जो हैं, जैसे आप एक सा उन नोट्स को थोड़ा स्टे करिए. मतलब जितना मैक्सिमम आप लोअर रजिस्टर में स्टे करते हैं, उतना आपका वॉइस उसके ऊपर स्थिर होगा और आपका प्रैक्टिस में. मतलब जस्ट डोंट डू वेरी बहुत फास्ट सरगम सरगम कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं भर कर रहा हूँ. नहीं, जितना आप, सबसे मुश्किल सिंगिंग के अंदर नोट्स के ऊपर रुकने का है. मतलब आप जैसे ही आप उसके ऊपर ज्यादा रुकेंगे, आपका वॉइस शेक करने. तो लो रजिस्टर पे आप जितना रुक के गाएंगे, आई थिंक उससे लो रजिस्टर. और सुबह के टाइम आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू लो की का रियाज. And again, I want to say that all these things which I am saying, I am not a guru. I am trying to tell you what I have been doing. How successful I have been, I don't know. But I am trying to be very practical. मतलब कोई और कॉन्ट्रडिक्ट करेगी नहीं, भैया ये ऐसा बोल रहा है तो ये इसका है. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ. जो मेरे लिए वर्क किया है, वो शायद सबके लिए वर्क करेगा. एंड बिकॉज माई थिंग हैज बीन वेरी वेरी प्रैक्टिकल. आई डोंट गो बाय द बुक. किसी गुरु ने लिखा होगा कि भाई ऐसे करने से बहुत, मेरे लिए नहीं वर्क करता है. सॉरी, I have found out my own ways. I know that. बॉबी मनप्रीत पूछ रही हैं कि if you are good in rock and pop music, so is there any place for this in Bollywood? Definitely. मनप्रीत, बहुत ज़्यादा आजकल के जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, again I'll give you an example of Pritam and विशाल रतलानी, विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, जितने भी सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, मेरे को आप कोई भी एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर बता दो जो कि रॉक नहीं सुनता. ये जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स मैंने आपको बताए, सारे रॉक सिंगर्स रह चुके हैं. they have had their own rock groups, they have been performing on rock groups or have been listening to a lot of rock. and जितने भी गाने बन रहे हैं आजकल, वो रॉक फॉर्मेट पे ही बन रहे हैं. इनफैक्ट आजकल जैज अरेंजमेंट्स आ रहे हैं गानों के बीच के अंदर, जो कि बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग. वो जो एक टिपिकल गाने पहले फिल्मों में बनाए जाते थे, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे थे या आजकल के अच्छे हैं या आजकल के बुरे हैं या पहले के बहुत अच्छे थे. ऑल पर्सनल चॉइस. गाना संगीत हमेशा से अच्छा है, पर्सनल चॉइस है. सो डेफिनेटली रॉक का बहुत ज्यादा स्कोप है. रॉक सिंगर्स का रेंज बहुत ऊंचा होता है. सो आप एक नॉर्मल सिंगर जाएगा जो कि रॉक नहीं गाता, तो ऑब्वियसली आपको तो प्लस पॉइंट उसमें ये मिल ही गया ना, क्योंकि आप की चेंज नहीं करना पड़ेगा म्यूजिक डायरेक्टर को. तो आप उसका गाना गा पाओगे, दूसरा सिंगर गा नहीं पाएगा क्योंकि वो बेचारा रॉक नहीं गाता. अगेन, पर जो वो गा पाएगा वो रॉक, आप वो नहीं गा पाओगे. तो ऑल कॉन्ट्रोडिक्टरी, बट डेफिनेटली रॉक सिंगर्स का आजकल और डिफरेंट सिंगर्स का आजकल बॉलीवुड के अंदर स्कोप है. जो कि पहले, मतलब अगर एक रॉक सिंगर पहले जाता, पलाश सेन कितना अच्छा रॉक गाता है, कितना कर रहा है काम, पर पहले क्या था कि ब्रैकेटेड था कि भाई रॉक गाता है तो नहीं, ये बॉलीवुड के लिए सूटेबल. दैट
those avenues have opened up, and but you have to be good in your genre, whatever you do. And there are songs which are like Life in a Metro. If you hear those songs, ये सारे जो प्रीतम जी के इसमें गाने थे लाइफ इन मेट्रो, ऑल रॉक सॉन्ग्स थे. सो डेफिनेटली उसके अंदर इट विल बी डेफिनेटली इजियर इफ यू आर डूइंग रॉक म्यूजिक. बॉबी, विनीत अग्रवाल पूछ रहे हैं, जैसे आजकल कई लोग YouTube पे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ गाना डालते हैं, ऑटो ट्यून के यूज करके दे पुट द सॉन्ग. तो जो लोगों को ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग जिनके पास ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है, उनके लिए डू यू हैव एनी स्पेसिफिक एडवाइस, लाइक हाउ डू दे वर्क ऑन देयर वॉइस? सी डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. एंड सिंस यू, आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज about how things are working in Bollywood. Auto Tune is a software which is not very expensive. आजकल ऑटो ट्यून के क्रैक्स, हर एक छोटा 200 रुपए का स्टूडियो पर आवर का स्टूडियो होगा, उसके अंदर भी ऑटो ट्यून का क्रैक मिलेगा. तो ऑफिशियली इफ यू गो एंड बाय एन ऑटो ट्यून, वो एक्सपेंसिव है. बट ऑब्वियसली इफ यू आर अ सिंगर, मेरा मानना अगेन, फिर मैं इसमें अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैं इस पूरे इंटरव्यू में या पूरी हमारी जो वर्कशॉप चल रही है उसमें मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. इफ यू आर अ सिंगर, इफ यू आर परस्यूइंग योर करियर एज अ प्लेबैक सिंगर और अ सिंगर, आई थिंक ऑटो ट्यून का जरूरत आपको होना ही नहीं चाहिए. फर्स्ट थिंग, अगर आप ऑटो ट्यून पे डिपेंड करके जा रहे हैं कि भैया मेरा सब कुछ काम ऑटो ट्यून ही कर देगा या पिचिंग करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक दैट इज वाइज. वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास प्रोडक्शन, जिनको गाना नहीं आता. टू बी वेरी फ्रैंक, जिनको गाना नहीं आता उन लोगों को ऑटो ट्यून लगाना है. थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करना पड़े, क्योंकि कुछ एक्सप्रेशंस गाने में ऐसा होते हैं कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज पिचिंग ओवर टोन एंड एक्सप्रेशन. मतलब कहीं आपका, मैंने कुछ पार्ट गाया, मेरा सुर चला गया, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन इतना अच्छा था उसमें कि मैं जब उसको पिच करने जा रहा हूँ तो मेरा वो एक्सप्रेशन खराब हो गया. तो ये लोग क्या करते हैं, जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं या जो हमारे प्रोडक्शन वाले हैं, वो एक्सप्रेशन को ज्यादा, पिचिंग से ज्यादा एक्सप्रेशन को समझते हैं. सी एक्सप्रेशन इज मोर, is required, is at a higher thing than pitching. But if you're a singer, then definitely your pitching has to be perfect. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but work on your pitching. I think that is the best thing. तो आपको ऑटो ट्यून का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. बट अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो ऑटो ट्यून आजकल हर स्टूडियो में, इवन जो आपका वॉइस ओवर कर रहे हैं उनके पास भी एक ऑटो ट्यून का प्लगइन, जो खाली स्केल बताना है, की बताना, और वो ट्यूनर लग जाता है. बट देन इट बिकम्स टू रोबोटिक. और कुछ गाने जो इसमें एक और थोड़ा सा इन डेप्थ में जाना चाहूंगा कि जैसे पॉप म्यूजिक की पॉप है, उसमें जो वेस्टर्न जनरली ऑटो ट्यून बाहर क्यों यूज होता था, टू गेट दैट ट्यूनर इफेक्ट इनटू दैट. जैसे शेयर करके जो सिंगर थी, वो सारा ऑटो ट्यून, वो इफेक्ट था. वो ये नहीं था कि वो सिंगर पिच में नहीं गाती थी इसलिए उसको ऑटो ट्यून करते थे. वो उस इफेक्ट के लिए ऑटो ट्यून लाया जाता है. वेस्टर्न सिंगिंग के अंदर भी ऑटो ट्यून का यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. बट टू गेट दैट टोन, वो जो नेसल टोन एक ऑटो ट्यून का आता है, उसको लाने के लिए. सो आई थिंक इफ यू आर अ गुड सिंगर, ट्राई एंड अवॉइड, डोंट टेक शॉर्टकट्स कि यार मैं तो बिना पिच के गा के आ गया, वो ऑटो ट्यून अपने आप कर लेगा सब. ये एटीट्यूड लेके सिंगर को नहीं करना चाहिए. जो नॉन सिंगर बनना चाह रहे हैं वो लोग करें तो बहुत अच्छी बात. जी, ध्रुव सरकार पूछ रहे हैं, हाउ डू वी नो विच स्टाइल ऑफ सॉन्ग सूट अस? सी यू विल नॉट नो दैट. ज्यादातर वो आपके जो साथ वाले हैं या आपके ऑडियंस हैं, या आपका अगर आप कॉलेज में शो कर रहे हैं या स्कूल में शो कर रहे हैं या फिर आप अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर कि आपको स्टाइल कौन सा सूट करता है. आपको कुछ पर्सनल गाने ऐसे होते हैं जो आपको खुद अच्छे लगते हैं, पर्सनली यू फील थोड़ा सेटिस्फाइड. जैसे मेरे को अगर कोई बहुत रॉक गाने को कहे तो मुझे लगता है अरे मेरा स्पेस नहीं है, मेरे को मेलोडी चाहिए, मुझे ये अपना तुम ही हो जो अरिजीत ने गाया था, मुझे वो गाने सुनने में भी अच्छे लगते हैं
और गाने में भी अच्छे लगते हैं। सो जो आपको मन से अच्छा लग रहा है सुनने में, आप उसकी वो ही आपका स्टाइल है। मतलब बट उसमें भी ये है कि आप जब एक सिंगर बन के बॉलीवुड या प्लेबैक के लिए जाते हैं, तो आप इतना पर्टिकुलरली उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो सैड गाने ही गाऊंगा, मुझे तो सैड गाने पसंद है, या मैं तो डिस्को ही गाऊंगा कि मुझे तो डिस्को पसंद है। तो गाने की वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। यू शुड हैव अ स्टाइल ऑफ एवरीथिंग। बट देन अगर आपसे कोई पूछता है तुम्हारा पर्सनल, व्हाट यू फील इज योर पर्सनल थिंग, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे को ये गाना तुम्ही हो पसंद है सर, मेरे को अगर स्टाइल का गाना मिले, आई कैन डू अ बेटर जस्टिस टू दैट। तो आई थिंक द स्टाइल what suits you is your inner thing, whatever you like to listen to and what you're uncomfortable। जैसे अगर आप टी शर्ट पहनना आपको अच्छा लगता है, आपको किसी दिन शर्ट पहना देगा कोई, तो आप पूरा दिन ऐसे लगेगा यार ये मैंने क्या कर लिया। तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन वॉट एवर, दैट इज योर स्टाइल। Rohit is asking, how important is classical training for playback singing? Classical training, there are numerous approaches to it. In my approach, I think classical training is very important because वो आपका एक बहुत important base बना देता है। अगर आपका बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बाद आप कुछ भी गा सकते हैं। आप पॉप गा सकते हैं, आप जैज गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। बट यू शुड डू अ वर्सटैलिटी। मतलब अगर आप क्लासिकल में घुस के क्लासिकल करे जा रहे हैं, क्लासिकली करे जा रहे हैं, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो आई थिंक यू क्लासिकल से अपना बेस बनाइए। आलाप से आपका गला खुलता है, आपके बेस नोट्स खुलते हैं, जो जो सरगम है उनसे आपकी प्रैक्टिस होती है। मतलब गले के लिए कमाल की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उससे आप पूरा बेस। बट गेट आउट ऑफ इट ऑल्सो, यू शुड नो द राइट टाइम ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट क्लासिकल थिंग ऑल्सो। कुछ लोग बोलते हैं जैसे किशोर कुमार जी को तो क्लासिकल पता ही नहीं था, वो इतने तो उनसे बड़े तो प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तान में हुए ही नहीं। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है। कुछ लोग नेचुरल होते हैं। मैंने अलीशा जी के साथ काम किया है, मैंने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है, मतलब उनको गाते हुए देखा है। जितना आप उन बड़े सिंगर्स को उनको ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप उनको देखेंगे, उनकी गायकी देखने की भी जरूरत नहीं, आप उनके गाने लगा के सुन लीजिए। तो आई थिंक क्लासिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कर सकते हैं उनको क्लासिकल जरूर करना चाहिए। बट यू शुड हैव अ लिमिटेड थिंग कि मैं क्लासिकल भी कर रहा हूँ, सुबह मैं 2 घंटा क्लासिकल कर रहा हूँ, शाम को मैं थोड़ा वेस्टर्न भी सुन रहा हूँ, जैज भी सुन रहा हूँ, बॉलीवुड भी सुन रहा हूँ। तो आपके क्लासिकल के अंदर ये अप्रोच भी आ जाए। सो यू विल नॉट बी ब्रांडेड कि नहीं यार क्लासिकल कर रहा है, क्लासिकल ही करता है। बॉबी पार्थ पूछ रहे हैं, वो एक बैंड में वोकलिस्ट हैं and he experienced a lot of difficulty in filling vocals. So how does the playback singing helps in improving this difficulty? फिलिंग वोकल्स मतलब मेरे को समझ नहीं आया। Uh, वोकलिस्ट so फॉर maybe बैंड। he could, so live, like in a live, he gives a live performance basically, या and maybe probably he just wanted to ask like कि playback singing में और live singing में how to. लाइव सिंगिंग एंड अगर वो यही पूछे, बिकॉज फिलिंग दैट फिलिंग वर्ड आई कुडंट अंडरस्टैंड। बट लेट मी जस्ट ट्राई कि आई थिंक इफ इज या अच्छा मेरे को ये समझ, वो ये पूछ रहे होंगे कि एक लाइव सिंगिंग और प्लेबैक में क्या डिफरेंस है, ये शायद क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके अंदर देखिए, लाइव सिंगिंग इज लाइक अ लाइव टेक। व्हाटएवर मिस्टेक यू आर डूइंग ऑन स्टेज, और जो आपने वर्ड भी मिस्टेक कर दिया या आपकी पिचिंग गलत हो गई, तो आपको वन टेक मिल रहा है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। प्लेबैक सिंगिंग के अंदर आपको न्यूमरस टेक्स मिलेंगे। आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज, अगेन दैट ऑटो ट्यून एंड एवरीथिंग, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप एक ही लाइन को क्या, एक वर्ड को आप 50-50 टेक गा सकते हैं। तो आपको उतना वहां फ्रीडम मिल रहा है कि आपने आज आपका गला खराब है आपने एक लाइन आज गा दी, आधी लाइन कल गा दी। मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं हमारे रिकॉर्डिंग में कि एक एक हफ्ते तक रिकॉर्डिंग चली एक ही गाने की। तो स्टूडियो सिंगिंग एंड लाइव एंड इसमें फर्क ये है कि वहां पे आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं लाइव के अंदर। बट इसमें भी मेरे को ये मानना मेरा मानना है कि इफ यू आर अ वेरी गुड लाइव सिंगर, then with a little practice in the studio you can become a very good studio singer also, because live में आप क्या है ना, इतना
इतना खुल जाते हैं, मतलब आप किसी से डर नहीं रहे हैं, और आप लाइव में यू हैव टू बी पिच परफेक्ट, यू डोंट हैव एन ऑटो ट्यून ऑप्शन इन लाइव, तो आपका वो सारा कुछ रेपर्टोयर इतना बन जाता है, आप इतने मंच जाते हैं लाइव में गाते गाते कि फिर जब आप स्टूडियो में गाते हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप उसी चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड लाइव के अंदर ये भी फायदा है कि लाइव के अंदर आप अगर बैंड में हैं तो लाइव में आप सब लोगों का गाना गा रहे हैं, आप अरिजीत सिंह भी गा रहे हैं, अमित मिश्रा भी गा रहे हैं, नक्काश अजीज भी गा रहे हैं, किशोर कुमार भी गा रहे हैं, बेनी दयाल भी गा रहे हैं, तो आपका जो मटेरियल है वो इकट्ठा इतना हो जाता है कि फिर देन यू चूज योर, कि फिर आप अपनी नेचुरल वॉइस में क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, दैट मीन आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है। तो आई थिंक लाइव के बाद स्टूडियो सिंगर बनना बहुत इजी है, काफी इजी। निकुंज पूछ रहे हैं कि उनको जब भी वो गाते हैं तो उनको नोज प्रॉब्लम होती है, तो कोई एडवाइस है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? बिकॉज ही डिडंट फाइंड एनी सोल्यूशन टू इट येट। मतलब उनका वॉइस नेसल है थोड़ा सा। हाँ, उनको नोज प्रॉब्लम होती है जब जैसे ही वो गाते हैं। उसका तो आई थिंक मेडिकल कुछ एडवाइस लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ सिंगर्स अगर एक नेचुरल नेसल वॉइस है तो देर इज नथिंग, अनलेस आपको डिफिकल्टी हो रही है गाने में तो उसका कुछ मेडिकल रीजन करना होना पड़ेगा जरूर, बट वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन टू हैव अ नेसल वॉइस, लाइक इफ यू, अगर आप गौर से सुनेंगे, मुकेश जी जो कि इतने बड़े हिंदुस्तान के सिंगर थे, मुकेश जी की वॉइस के अंदर उनका नेसल वॉइस था, एंड ही वाज अ सुपर सुपर हिट सिंगर। किसी ने ये नहीं कहा कि उनकी नेसल है। आजकल के भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, वेस्टर्न सिंगर्स इतने सारे हैं। आई हैव एन एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, एक शालमिली एक सिंगर है बॉम्बे में, इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा रेंज है, शी हैज अ वेरी वेरी टिपिकल नेसल वॉइस व्हिच एवरीबॉडी लव्स। तो अगर आपको गाने में नेसल का डिफिकल्टी नहीं हो रहा है कि आप गा नहीं पा रहे हैं तो फिर वो कुछ मेडिकल एडवाइस आपको लेना पड़ेगा। बट ओनली थिंग इज कि अगर नेचुरली वॉइस आपका टोनल नेजल वॉइस है उसमें कोई खराबी नहीं, उसका एक अपना जगह है। ऑब्वियसली ऑल सॉन्ग्स विल नॉट सूट योर वॉइस, बट देन सम सॉन्ग विच सूट योर वॉइस विल सूट इतना अच्छा कि वो टिपिकल, मतलब लोग सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा नॉवेल्टी है। बट इसके साथ भी एक मेरी एडवाइस ये है कि नेजल के लिए भी, इफ यू डोंट हैव अ नेचुरल नेजल वॉइस, डोंट ट्राई टू कॉपी समथिंग बाय डूइंग इट नेजल। अगर नेचुरली आ रहा है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है नेजल और उसको जबरदस्ती नाक से गा के कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता जी। अच्छा, अरूप पूछ रहे हैं इफ अगर उनकी आवाज सूदिंग है पर उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, सो हाउ टू वर्क ऑन सिंगिंग विद दिस सिनेरियो? है। ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से ट्रेन करा के, कोई थप्पा लगा के किसी इंस्टीट्यूट का कि मैंने यहाँ गया हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग की है, ये करी वो करी वो अच्छा है, उसका कोई जरूरत नहीं। अगर आपका वॉइस सूदिंग है और अगर लोगों को पसंद आ रही है, अगेन द फर्स्ट थिंग जिससे हमने शुरू किया था कि सेल्फ असेसमेंट, लोगों, इफ पीपल अराउंड यू फील, बट देन दोज पीपल आल्सो हैव टू बी जेन्युइन, मतलब वो खाली इसलिए तारीफ नहीं कर रहे कि आपके दोस्त हैं, तो आप उसको सेल्फ असेस करिए। सूदिंग है तो अपनी पिचिंग पे काम कीजिए, टोनल पे काम कीजिए, और सूदिंग वॉइस के साथ बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की कहीं ट्रेनिंग, अब कुछ कुछ वॉइसेस बिना ट्रेनिंग के लिए इतनी परफेक्ट लगती हैं किसी गाने के लिए कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए म्यूजिक कंपोजर से चांस मिलेगा? मैत्री भी सेम सवाल ही पूछ रही है, पर वो पूछ रही है कि अगर आपके पास सूदिंग वॉइस है पर ट्रेनिंग नहीं है तो क्या म्यूजिक कंपोजर्स आपको चांस देंगे? मतलब हाउ प्रोबेबिलिटी, हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ चांस इन द nobody इंडस्ट्री? nobody in Bollywood to my knowledge, आस्क यू, ये आज की बात, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले के दौर की बात अलग है, जब म्यूजिक कंपोजर्स, पुराने म्यूजिक कंपोजर्स थे, वो जब फर्स्ट टाइम आप जाते थे, जैसे आप किसी पुराने म्यूजिक कंपोजर के पास जाते, जो कि पुराने मतलब इन द सेंस किशोर कुमार या उस जमाने के जो म्यूजिक कंपोजर्स थे, जो लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स थे, वो फर्स्ट थिंग आपसे ऐसे पूछे, क्योंकि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैं काफी, मतलब मैं शायद
कॉलेज कर रहा था दिल्ली से, तो मैं बीच में बॉम्बे जाता रहता था, तो मैंने कहा कि मैं एटलीस्ट लेट मी गेट अ फील ऑफ हाउ बॉलीवुड वर्क्स। तो उस वक्त मैं जाता था, तो मैं आई डोंट थिंक रिमेम्बर द नेम, बट मैं किसी म्यूजिक कंपोजर, शायद दिलीप सेन, समीर सेन उस वक्त काम करते थे, तो उनके पास मैं गया होऊंगा। तो फर्स्ट थिंग वो बोले कि आप कहाँ सीख रहे हैं, आपने क्लासिकल किया है, आपने कौन सा घराने से ये किया। तो पर मैं मतलब नथिंग, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, वो उनका टाइम था, अब कुछ और टाइम है। आजकल आप किसी भी म्यूजिक कंपोजर्स के पास जाइए, आप अमित त्रिवेदी के पास जाइए, उन्होंने आपको गाना दिया, आपने उसको अच्छे से डिलीवर कर दिया, आपका टोन उस गाने में वर्क कर रहा है, उसको गाने को, उस गाने की डिमांड है आपका वॉइस का टोन। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्लासिकल सीखा है या गजल सीखा है या आप कौन से खान साहब के पास से सीख के हैं। इफ द सॉन्ग इज वर्किंग in whichever voice, people, music composers nowadays are very flexible. वो अगर आपका टोन, सिंगिंग उस गाने को पूरा जस्टिफाई कर रहा है, nobody is going to ask you. To approach them is a problem. To approach a music composer nowadays, because see everybody is so much, इतने ज्यादा वो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं कि नए लोगों के लिए, और अगर वो दिन में 50 न्यू सिंगर्स को सुनने लगेंगे तो फिर वो काम कब करेंगे। So I don't blame them also, but if your voice works for the song, nobody is going to ask you कि आपने किधर सीखा है, किधर सीख के आए हो, आप किसके यहाँ से आए हो, कितने साल ट्रेनिंग करी, कितनी आप रियाज करते हो, कोई नहीं पूछने वाला। गाना वर्क कर रहा है, आपका वॉइस कल फिल्म में आ जाएगा। अच्छा, and we are taking the last question here from Debanjana Mukherjee. So she's asking how to apply for a chance in Western singing projects with music producers. Are there any scope for solo Western singing? Definitely there is a lot of scope for Western singers in Bollywood, because हर गाने में, अब तो थोड़ा सा कम हो गया, जैसे मैंने पहले भी अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि देर आर वेस्टर्न सिंगर्स इन बॉलीवुड हु आर ट्रिमेंडसली टैलेंटेड, जो कि जिंगल्स करते हैं। फिल्म म्यूजिक में सारा जो बैकिंग होता है, बैकिंग वोकल्स जो जिसको बोलते हैं, जैसे हार्मोनीज करना, बिकॉज जनरली जो इंडियन सीखे हुए सिंगर्स जाते हैं या जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, उनकी वो थोड़े से हार्मोनीज में वीक होते हैं, बिकॉज इंडियन सिंगिंग के अंदर कोई हार्मनी नहीं होती। जैसे अगर हम लोग कोई गजल सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, जो कि हम लोग नॉर्थ के काफी, उसमें आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कहीं कोई हार्मोनाइज किया हुआ कोई पार्ट है। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर, कॉर्ड्स के अंदर देयर आर हार्मोनीज। वो चीजें जनरली वेस्टर्न जो सीखा हुआ है उसी को आती है। आजकल के जो नए सिंगर्स हैं उन लोगों को डेफिनेटली हार्मोनीज आती है, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड इनटू वेस्टर्न। सो डेफिनेटली बॉलीवुड में बहुत वेस्टर्न सिंगर्स की जरूरत है, बहुत स्कोप है। और उसके लिए कुछ टाइम पहले तो एक ये नॉवेल्टी होता था, बिकॉज सब गानों में एक इंग्लिश हुक होता था या कुछ होता था, तो उसको कोई गाने के लिए कोई चाहिए, तो बहुत ज्यादा स्कोप है डेफिनेटली अगर आप अच्छा गाते हैं। और वेस्टर्न, बिकॉज वेस्टर्न सिंगर्स का रजिस्टर पिचिंग बहुत हाई होती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो डेफिनेटली वेस्टर्न का बहुत स्कोप है, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। All right. So before concluding the session today, so I would like to request you to if you could sing a few lines for us, for our audience. कौन सा गाऊं? मेरा तो गला पूरा का पूरा बैठा हुआ है। लेट मी जस्ट, मैं स्केल एक सेकंड देख लेता हूँ। आई एम सॉरी बट मेरा गला काफी खराब है, और डोंट वरी, इट्स नॉट कोरोना, बट तो जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गाना, जिसका मेरा फर्स्ट प्लेबैक गाना था, वो था सौदेबाजी। फिल्म का नाम था आक्रोश। लिरिक्स में थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो सकूंगा, बट लेट मी जस्ट चेक कि मैं एक दो लाइन उसकी गुनगुना सकूं। I don't play the guitar too much, just using it for the chord, सुर के लिए।
सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले, सौदा उबालों का है दिल के तरानों का है, ले ले उम्मीदें मेरी नैनों में घर भी ले, सौदा उम्मीदों का है दिनों का नींदों का है, ना 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 ना, सीधे साधे सारा सारा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना. I don't know how I'm singing because I'm very unwell, but I definitely enjoyed this session with you all. Thank you. Thank you, Anupam. Thank you. And thank you for this wonderful session and joining us here today for our lovely audience. And if anyone has any query, they can write to us at info@youthpedia.in. And don't forget to like our page on Facebook, YouTube, and Instagram. Thank you, everyone. Thanks, everybody. Thank you. And I think Youthpedia is a very good platform for everyone. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.